डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल की। तो जिसमें आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कक्षक या ऑर्बिटल। चलिए हम बात करते हैं कि कक्षक या ऑर्बिटल किसे कहते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन हैं आपको पता है वह तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। ना तो वह पूर्ण रूप से कण है और ना ही पूर्ण रूप से तरंग है। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है वो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि आसमान में बादल। आप एग्जैक्टली ये कह नहीं सकते कि यहाँ बादल है और यहाँ नहीं है, यानी बादल आपको सभी जगह दिखाई देगा, लेकिन वहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ बादल सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसी प्रकार से परमाणु में इलेक्ट्रॉन है। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन जहाँ सर्वाधिक पाया जाता है वही कक्षक है। ठीक है, कक्षक को चुंबक क्वांटम संख्याओं में m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। m के द्वारा ही कक्षकों की संख्या का निर्धारण होता है। तो नाभिक के चारों ओर उपस्थित वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास चार प्रकार के कक्षक हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा प्रकार है वो है एस कक्षक। सबसे पहला प्रकार कौन सा है हमारा? एस कक्षक का है। जो एस कक्षक होते हैं वो गोलाकार होते हैं। हमने अभी बताया था जो एस उपकक्षा है उसके लिए एल का मान कितना है? 0 है। और ये कहाँ से निकलते हैं? ये जब क्वांटम नंबर आप पढ़ेंगे वहाँ से ये मान आएंगे आपको। एस के लिए एल का मान 0, ये निश्चित है, इसमें कोई मतलब ऐसी समझने वाली बात नहीं है, लर्न करने वाली बात है कि एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 है। ठीक है, तो यहाँ जो एस उपकक्षा है इसके लिए एल का मान कितना होगा? 0 हो गया। 0 हो गया तो तीसरी जो क्वांटम संख्या है एम, एल का मान 0 है तो एम का मान भी क्या होगा? -L2 + L तक 0 सहित। अब माइनस और प्लस के लिए तो कुछ है नहीं, तो 0 है तो 0 ही बचा। तो इसका मतलब यहाँ एस में केवल एक कक्षक होगा, यानी यहाँ पे आपके पास ये 1s कक्षक है। इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो चार तरफ समान है। ये 1s कक्षक है। ठीक है, ये स्फेरिकल या गोलाकार है। 3 एक्सिस की बात करें, 3 एक्सिस इससे समान दूरी से जुड़े हुए हैं। दूसरा है हमारे पास 2s कक्षक। ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा कक्षक है? 2s कक्षक है। 2s कक्षक में आप ये बीच में खाली स्थान देख रहे हैं। इस 2s कक्षक में आप बीच में खाली स्थान ये वाला देख रहे हैं। ये क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इस खाली स्थान को नोड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? नोड कहते हैं। ठीक है, ये 1s ऑर्बिटल है और ये 2s ऑर्बिटल है और ये पूरा एक नोड बन गया है बीच में। तो ये कहाँ से डेवलप हुआ है, नोड क्या है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप केवल इतना ध्यान रखिए कि 1s में एक भी नोड नहीं होती है, 2s में एक नोड होती है, 3s में 2 नोड होती हैं। मतलब जैसे कक्षा, ये जो 1 और 2 और 3 हैं, ये क्या है? कक्षाओं की संख्या है। ये आपने मुख्य क्वांटम संख्या जो आपने पढ़ी है वही है ये। तो जैसे मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ जाएगा, इस कक्षक में नोड की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये एस कक्षक की शेप है, यहाँ जो दिखाई दे रही है आपको, ये किसकी शेप है? एस कक्षक की शेप है, जिसमें 3 एक्सिस हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, और ये स्फेरिकल है और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो सभी तरफ लगभग समान है। अब हम बात करेंगे पी ऑर्बिटल की। देखिए, जो पी ऑर्बिटल है आपका, ये पी ऑर्बिटल है, ये डम्बल शेप होता है, डम्बल। ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ी सी करेक्ट कर लें, DUMBBELL, ये ई कर लें इसे। ठीक है, डम्बल, डम्बल शेप है। 4 पी ऑर्बिटल, अभी मैंने बताया था एस के लिए एल का मान क्या है? 0 है। पी के लिए कितना है? 1 है। तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया? पी के लिए 1 हो गया। अब जब एल इज इक्वल टू 1 है तो एम के कितने मान हो गए? -L2 + L, यानी -1 0 + 1। -1 के लिए एक ऑर्बिटल ये आ गया, कि ये आ गया, एक ये आ गया। लेकिन जब भी आप ऑर्बिटल बनाएं तो प्लस को पहले लें, माइनस को बाद में ले आप माइनस भी सकते हैं, लेकिन जनरली जब हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्लस को पहले ही लेते हैं। ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी मान बताया था -L से +L तक। तो आपके पास ये पी ऑर्बिटल की जो लॉब है वो कुछ इस तरह की होती है। दोनों लॉब जो हैं वो इक्वल होती हैं और यहाँ बीच में एक नोड होती है, यानी
ये बीच में क्या होती है, एक नोड होती है, जहाँ नोड का कौन सा स्थान है, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कैसी है, शून्य है। तो एक लॉब ऊपर हो गई और एक लॉब नीचे हो गई। ये जो दो लॉब हैं ये सेम साइज़ की हैं पी ऑर्बिटल में, ये स्पेशल बात है। तो पी ऑर्बिटल को देखें तो एम के कितने मान हो गए, 3 मान हो गए। तो इस कंडीशन में यदि पी ऑर्बिटल के हम कक्षक की बात करें तो यहाँ 3 कक्षक हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। कैसे कैसे देखिए, अब ये हमारे पास 3 कक्षक ये रहे, पी एक्स, पी वाई तथा पी जेड। तो ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है और ये जेड एक्सिस पर है। तो ये हमारे पास 3 कक्षक हो गए हैं पी के, जिनका यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है। जनरली आपको यदि पी मतलब कोई कक्षक यदि किसी अक्ष पर बनाना है तो आप सिंपल इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आपको 3D स्ट्रक्चर एक प्लेन में दिखाई गई है, तो आपको इस स्ट्रक्चर को बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कॉपी में सामान्य स्ट्रक्चर बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, ये बीच में प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मतलब एक एक्सिस, ये सपोज कीजिए एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो एक्स एक्सिस पर है तो इस तरह से बनाएंगे, पी पर है तो आप इस तरह, सॉरी वाई पर है तो ऐसे बनाएंगे। यदि जेड पर है, सॉरी ये जेड यहाँ आएगा, ये एक्सिस यहाँ गलत लिख दिया, ये जेड है, ठीक है। ये आपका ये जेड एक्सिस है तो इस पर इस तरीके से बनाएंगे। तो आप अपनी कॉपी में जो पी कक्षक बनाएंगे वो इस प्रकार बनाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम डी कक्षक की। डी कक्षक जो होते हैं वो डबल डंबल शेप होते हैं। यहाँ डंबल शेप है, इसको भी करेक्ट हमें करना है। एक मिनट, ये डंबल शेप ना होगी, कौन सी शेप है, डबल डंबल। आप लिख लीजिएगा, डंबल तो हमें लिखवा दिया ना, डबल डबल डंबल शेप है, स्पेस नहीं है इतना। तो ये कैसा है, डबल डंबल शेप है। आपके पास जो डी कक्षक है उसके लिए एल कितना हो गया, 2 हो गया। अब एल 2 हो गया तो इसके लिए एम कितना होगा, -L2 + L तक, यानी +2 +1 0 -1 -2। तो आपके पास पूरे 5 ऑर्बिटल यहाँ पर हो गए हैं। इन 5 ऑर्बिटल के भी अपने नाम हैं, जैसे DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और DZ²। तो ये 5 तरह के ऑर्बिटल हैं। आप देख रहे हैं इनमें 3 जो हैं ये सेम प्रकार के हैं और 2 जो हैं ये अलग तरह के हैं, ठीक है। यहाँ DXY से मतलब है कि ये जो कक्षक है x और y के बीच में होगा। यानी इस कक्षक को यदि हम बनाएं, मान लीजिए x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये x और y के बीच में आ गया, x और y के बीच में आ गया ये। तो इस तरीके से आप मान लिया वाई जेड है तो इसको वाई कर दीजिएगा, इसको जेड कर दीजिएगा। तो ये जो 3 कक्षक हैं ये अक्षों के बीच में हैं, यानी इन्हें एक्सियल ऑर्बिटल कहा जाता है। कौन से ऑर्बिटल, एक्सियल ऑर्बिटल। यानी ये कहाँ हैं, अक्षों के बीच में है। और यदि आप इनकी बात करें तो ये कहाँ है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ये अक्षों के बीच में है, ये नॉन एक्सियल हो गए। नॉन माने नहीं, कहाँ नहीं पाए जा रहे हैं, अक्ष पर नहीं पाए जा रहे हैं। और ये कहाँ है, x² - y² z² कहाँ पाए जा रहे हैं, अक्ष पर पाए जा रहे हैं। तो ये कैसे हो गए, एक्सियल ऑर्बिटल हो गए। यानी हमारे पास जो ये जो ऑर्बिटल हैं ये हमारे हो गए नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और ये जो दोनों हो गए, क्योंकि ये अक्ष पर पाए जा रहे हैं इसलिए इन्हें कहेंगे हम एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है। और 12th में एक ब्रांच आएगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें इनका एक और नाम दिया गया है। ये जो तीनों अक्ष पर पाए जाते हैं इन्हें कहा गया है T2Z, और जो अक्ष पर पाए जा रहे हैं उन्हें कहा गया है EG। यानी जो अक्ष पर नहीं पाए जा रहे हैं नॉन एक्सियल जो है उन्हें क्या कहा गया है, T2G, और इन्हें क्या कहा गया है, EG। यानी इनकी ऊर्जा अलग है और इनकी ऊर्जा अलग है। तो ये जो एक्सिस हैं ये जनरली मैंने बनाने आपको सिखा दिए हैं। DXY का मतलब है दोनों एक्सिस के बीच में, DYZ का मतलब है y और z के बीच में, और DZX का मतलब है z और x एक्सिस के बीच में हमारे पास कक्षक होंगे। आप इन्हें सिमेट्री में बना लीजिएगा। यहाँ जो पेन है वो इतना सिमेट्रिकली चलता नहीं है, ठीक है।
तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। क्लियर। अब आपके पास ये ईजी हो गए। ईजी में जो एक्सियल ऑर्बिटल हैं यदि आप देखें तो एक्स के ऊपर हैं, जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देखो तो ये एक्स एक्सिस पर है और ये वाई एक्सिस पर है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है दोनों की एक्सिस पर उपस्थित है, तो इसे कहेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यदि आप जेड वाले की बात करें तो ये जेड एक्सिस पर है। यहाँ एक और विशेष बात है इसमें, यदि हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सिस के अराउंड है, तो ये एक एस ऑर्बिटल भी यहाँ पी के ऊपर बन जाता है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी स्फेरिकल भी है और डम्बल शेप में भी है। अब हमारे पास जो ऑर्बिटल हैं वो तीन हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो यहाँ पर ये तीन ऑर्बिटल हमारे पास हैं। ये कहाँ पाए जा रहे हैं? ये अक्षों के बीच में पाए जा रहे हैं। तो ये हमारे कौन से ऑर्बिटल हो गए? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। आपको जो कॉपी में बनाने हैं वो जैसे मैंने पहले बताए थे वो बनाने हैं। ये इनकी 3D स्ट्रक्चर है। तो ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है। ये कौन से होते हैं? T2G, इनको T2G कहा जाता है। तो ये तीन ऑर्बिटल हैं आपके। क्लियर। तो D के तीन ऑर्बिटल हो गए। सेकंड पार्ट जो है इनका कौन सा है हमारे पास? EG वाला पार्ट है। यदि आप इन्हें देखें तो ये डी जेड स्क्वायर और ये कौन सा हो गए? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जो डी जेड स्क्वायर है वो जेड एक्सिस के अराउंड है, इसके बीच में भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये आपके दो एक्सिस के ऊपर है, एक तो एक्स के और एक वाई के। तो ये दो एक्सिस के ऊपर इसमें ऑर्बिटल पाए जाते हैं, इसलिए ये जो ऑर्बिटल हैं ये एक्सियल ऑर्बिटल कहलाते हैं आपके। तो कौन सा ऑर्बिटल है ये? एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया? ईजी, ठीक है। तो इनकी ऊर्जा अलग होती है, यानी 5 ऑर्बिटल हैं। यदि सामान्य परिस्थिति में वो जुड़ रहे हैं तो उनकी ऊर्जा समान होती है पांचों की। इसमें वहाँ T2G और EG नहीं कहेंगे उन्हें डी ऑर्बिटल कहेंगे। लेकिन यदि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु की ओर लिगैंड आते हैं तो ये डी कक्षक आपस में टूट जाते हैं। यानी ये जो 5 कक्षक हैं, ये हमारे पास जो ये 5 कक्षक हैं ये आपस में टूट जाते हैं। इन्हें थोड़ा सा चलिए मैं अभी दिखाई देता हूँ। ये इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल हैं, T2G, 1 2 3 4 5, ठीक है। और जब इनकी तरफ कोई लिगैंड आता है तो ये दो पार्ट में टूट जाते हैं। एक 3 कक्षक हमारे ये नीचे आ जाते हैं, इनकी ऊर्जा कम हो जाती है जिन्हें T2G कहते हैं। और जो 2 कक्षक हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है सामान्य स्तर से, जिन्हें हम EG कहते हैं। इन्हें आप डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे। ये आपके डी ऑर्बिटल थे सामान्य स्थिति में। क्लियर। ये डी ऑर्बिटल थे, जब कोई लिगैंड इनकी तरफ अप्रोच करता है तो ये दो पार्ट में टूट जाते हैं। एक पार्ट की ऊर्जा कुछ कम हो जाती है और एक पार्ट की ऊर्जा सामान्य ऊर्जा से कुछ अधिक हो जाती है। इसको डिटेल में हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। अब हमारे पास है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की बड़ी खतरनाक शेप होती है, जिसे कॉम्प्लेक्स शेप कहते हैं। इसे ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको आप जटिल संरचना या कॉम्प्लेक्स शेप के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो है नोड। नोड क्या है? मैंने पहले बताया था परमाणु नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, नोड कहते हैं। नोड दो प्रकार की होती हैं, एक रेडियल नोड, दूसरा एंगुलर नोड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियल नोड की कि रेडियल नोड क्या है। देखिए, रेडियल यानी परमाणु नाभिक के चारों ओर उपस्थित स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है उसे रेडियल नोड कहते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर।
परमाणु नाभिक के चारों ओर गोलाकार, यहाँ आपको एक शब्द रह गया है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर उपस्थित स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, रेडियल नोड कहलाती है। रेडियल से मतलब गोलाकार स्थान, परमाणु नाभिक के चारों ओर गोलाकार स्थान है ये। गोलाकार स्थान है, यानी ये परमाणु का नाभिक है, इसके चारों ओर इस तरीके से पूरे गोले में यदि ऐसी नोड पाई जाए, ऐसा स्थान पाया जाए जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कैसी है, शून्य है, तो उस कंडीशन में जो नोड होगी वो रेडियल नोड होगी। तो रेडियल नोड को हम कैसे निकालते हैं, n-l-1। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n-l-1। तो यहाँ से हम रेडियल नोड को निकाल सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपने 1s ऑर्बिटल के लिए वहाँ आ रहा था ना, 2s में तो नोड आ रही थी, 1s में नहीं है। चलिए 1s के लिए निकाल लेते हैं। 1s के लिए यदि हम ये रेडियल नोड को निकालें तो हमारे पास फॉर्मूला n-l-1। n कितना है यहाँ पर भाई साहब, ये 1 है, यानी ये जो 1 है। s के लिए l का मान कितना होता है, 0 - 1 = 0, यानी कि 1s ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं होती है और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना पूरे कक्षक में बराबर रहती है। यदि आप 2s की बात करें, 2s की कंडीशन क्या है, इसके लिए रेडियल नोड निकालें तो क्या है, n कितना हो गया, 1 माइनस n तो 2 हो गया ना इसके लिए, 2s के लिए, और l कितना हो गया इसके लिए, 0 - 1, तो कितनी नोड आ गई, 1 आ गई। यानी s ऑर्बिटल जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था उसमें यदि आप देखें तो एक नोड आती है बीच में ये, ठीक है, ये वाला जो स्थान है ये नोड है, तो एक नोड स्टार्ट हो गई। यदि आप बात करें किसकी, 3s की, आप पॉज करके यहाँ से दोबारा कर सकते हैं ना। यदि आप बात करें किसकी, 3s की, तो 3s के लिए क्या आएगा, रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या आनी है हमारी, रेडियल नोड आती है n यानी 3, l कितना हो गया, 0 - 1, तो इसमें कितना आ गया आपका, 2 आ गया, यानी 2 नोड आ गई। तो जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी नोड की संख्या बढ़ जाएगी। आप इसको p कक्षक में भी निकालें कि p के किस कक्षक में, मान लीजिए 2p है, तो इसके लिए n कितना हो गया 2, l कितना हो गया 1 - 1, तो 0। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है आपका एंगुलर नोड। अभी हमने देखा था रेडियल का मतलब है कि परमाणु नाभिक की गोलाकार स्थिति में कोई नोड पाई जा रही है। एंगुलर से मतलब है किसी एक दिशा में यदि कोई नोड पाई जाए, यानी परमाणु नाभिक के किसी दिशा में पाया गया वह स्थान जहाँ किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, एंगुलर नोड कहलाती है। नंबर ऑफ एंगुलर नोड = l, ठीक है। ये किसके इक्वल होती है, l के इक्वल होती है। अब मान लीजिए आपके पास है 1s ऑर्बिटल है, इसके लिए एंगुलर नोड आपको निकालनी है, l कितना है इसके लिए, 0 है। 1p में निकालनी है आपको एंगुलर नोड, l कितना है इसके लिए, l के लिए 1 है। 1p होता ही नहीं है, ये गलत हमने कर दिया यहाँ पर। 1 मिनट हम इसे इरेज कर देते हैं यहाँ से, चलिए इसे हटा ही देते हैं। वन एस के लिए हम निकाल चुके हैं और 2p के लिए देख लेते हैं, ठीक है। 2p के लिए l कितना है, देखिए कुल मिला के ये है, s है, p है, d है। sp-d के लिए एंगुलर नोड उतनी होंगी जितना उनका l का मान है। आपको पता है s के लिए l का मान कितना है, 0 है, p के लिए कितना है, 1 है, और d के लिए कितना है, 2 है, और f के लिए कितना है, 3 है। तो ये ही इनकी क्या होंगी, एंगुलर नोड होंगी, ठीक है। रेडियल ना होगी, ये कौन सी नोड है, एंगुलर नोड है, ये किसी एक डायरेक्शन में हो सकती हैं। यानी s को आपने देखा है कोई नोड होती ही नहीं है, p में आपने देखा है एक नोड, यहाँ इस स्थान पर एक नोड होती है, ठीक है। d में जो है आपका एक ऑर्बिटल ऐसे होता है, डबल डम्बल होता है, यानी इस दिशा में भी है और इस दिशा में भी है, तो 2 तरह की नोड है। इसी तरीके से f है आपका, उसमें 3 नोड आ जाएंगी। और इस प्रकार हमारा ये आज का वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो समाप्त हो जाता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इसको अच्छे से स्टडी करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।